स्वागतम बच्चों। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी इतिहास विषय के अध्याय 2 की। क्लास 12 के इतिहास विषय के अध्याय 2 को हमने ना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था बच्चों। इस क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे उसी अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पढ़ेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, जिससे ना एग्जाम के पर्पज से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। ठीक है ना। और आगे भी ना इसी तरह से क्लास बाय क्लास पहले हम चैप्टर के बेसिक्स को खत्म करेंगे बेटा, फिर हम उस चैप्टर से जुड़े हुए एमसीक्यू लगाएंगे, उनके 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है बेटा, राजा, कृषक और नगर अध्याय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हम लोगों ने इस अध्याय को जब बेसिक पढ़ा था ना बेटा, उस समय हमने इसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ ना शुरुआत हुई थी बेटा पहले जनपद की। ठीक है ना। और फिर जनपद के बाद बेटा क्या आया था? महाजनपद। ठीक है। यहां से इनकी शुरुआत हुई। अब देखिए, जो जनपद और महाजनपद काल है, इनसे काफी समय पहले कौन सा समय आया था बेटा? वैदिक कालीन समय आया। ठीक है। वैदिक कालीन समय इनसे पहले था। मतलब हम कह सकते हैं कि वेद तो इनके प्रमुख स्रोत नहीं रहे होंगे, फिर पुराण यह भी नहीं रहे होंगे, साथ ही साथ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नाट्य शास्त्र मुख्यतः गुप्त साम्राज्य में बहुत लिखे गए बेटा, है ना। तो फिर यह भी नहीं होगा। तो आंसर में हमारे पास आएगा क्या? शिलालेख। क्यों आएगा? तो हमें यहाँ पढ़ना होगा, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका कि शिलालेख यह है। आंसर में व्याख्या में क्या है? इस अध्याय में मुख्य रूप से शिलालेखों में मुद्राओं, साहित्यिक स्रोतों से प्रारंभिक राज्यों और नगरों की जानकारी मिलती। ठीक है ना बेटा। मतलब इन टॉपिक्स की जो यहाँ दिए गए हैं कि राजा, किसान और नगर, है ना, यहाँ पढ़ेंगे हम महाजनपद काल। और जैसे महाजनपद काल पढ़ेंगे बेटा तो हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक। और हमें समझ आता है कि सम्राट अशोक ने अधिकांशतः अपनी जानकारी कहाँ उपलब्ध करा रखी थी? शिलालेख में, है ना, अभिलेखों में। तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर बेटा हमें क्या मिलेगा? इसका आंसर होगा शिलालेख। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बेटा हमसे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले बेटा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध की गद्दी पर, जो मगध की गद्दी थी बेटा, वहां कौन बैठा हुआ था? वहां बैठा हुआ था बेटा घनानंद। ठीक है ना। यह बैठा हुआ धनानंद को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। ठीक है ना। और अखंड भारत की नींव रखी, है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व। ठीक है ना। 321 ईसा पूर्व किसकी स्थापना की गई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए बेटा, हमें समझना होगा कि मौर्य वंश की संपूर्ण शक्ति का इनडायरेक्टली जो स्रोत था, जिसने से आगे बढ़ाया, वह कोई और नहीं बल्कि इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य थे, जिन्होंने एक अदने से बालक को उठाया और उसे कहां तक पहुंचा दिया बेटा? उसे ना संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का एक सशक्त राजा बना दिया। यही प्रभाव होता है एक अच्छे गुरु में बेटा। जब एक अच्छा गुरु मिल जाता है ना,
तो वह आपको जीवन में किसी भी उपलब्धि तक पहुंचा सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए चाणक्य ने किसे पहुंचाया, चंद्रगुप्त मौर्य को पहुंचाया, ठीक है ना। और यही हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, ठीक है ना। क्योंकि अर्थशास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन आगे स्लाइड में हमें जरूर मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो मिल चुका आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य या चाणक्य। चलिए आगे बढ़, अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए। देखिए ये क्वेश्चन ना ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा, इसका रीजन है, अशोक के शिलालेख आपको खरोष्ठी लिपि में भी मिलेंगे, ब्राह्मी में भी मिलेंगे, है ना बेटा, और कहीं कहीं आपको प्राकृत में भी मिलेंगे और अरामिक में भी मिलेंगे। तो यह निर्भर करेगा कि आपके क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। वे ऑप्शन यह डिक्लेयर करेंगे कि किस ऑप्शन को सही माना जाए। देखिए जैसे यहाँ ऑप्शन क्या है, सबसे पहले नागरी लिपि बिल्कुल नहीं है, हटाइए इसे। दूसरा है खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि। तो अधिकांश अभिलेख इन्हीं दो लिपियों में लिखे गए बेटा, है ना। किस किस में, खरोष्ठी और ब्राह्मी में। संस्कृत और फारसी में तो लिखे ही नहीं गए। व्याख्या देखेंगे हम, व्याख्या में क्या कहा गया है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में बेटा, ब्राह्मी लिपि में। जबकि उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये रहा भारत का मैप, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, है ना। पंजाब और ऊपर पंजाब प्रांत के ऊपर सिंध प्रांत, इन क्षेत्रों में जो लिपि प्राप्त हुई है ना बेटा, वह कौन सी हुई है, वहां से जिस लिपि में प्राप्त हुए वह है खरोष्ठी लिपि, ठीक है ना। तो अब यह डाउट आपको खत्म हो गया होगा कि अशोक के शिलालेख, अशोक के अधिकांश शिलालेख तो ना बेटा ब्राह्मी और खरोष्ठी में है। फिर जब हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम मूव ऑन कर जाते हैं बेटा प्राकृत की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बात हो रहा है कि दंड नीति का उल्लेख किस ग्रंथ में है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा। तो इसे बहुत बारीकी से अच्छी तरह से समझ के रखना है ना। दंड नीति व्याख्या में लिख के दिया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड नीति राजनीति और प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। मतलब दंड नीति का वर्णन कहाँ है, अर्थशास्त्र में। कहाँ है बेटा, अर्थशास्त्र में, ठीक है ना। अब ये अर्थशास्त्र किनकी कृति थी, तो अर्थशास्त्र कृति थी बेटा कौटिल्य या चाणक्य की। ये कौटिल्य या चाणक्य कौन थे, तो ये कौटिल्य या चाणक्य मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री, ठीक है ना बेटा। जिन्होंने एक अदने से बालक को झोपड़ियों से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया बेटा, इन्होंने अखंड भारत का राजा बना दिया, है ना। यही शक्ति होती है गुरु में। एक सशक्त गुरु यदि आपको प्राप्त हो जाए ना, तो आपको दुनिया की सारी उपलब्धियां दिला सकता है, बशर्ते आपको उस गुरु पर विश्वास करना होगा, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बात की जा रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे बात कर रहे हैं कि महाजनपद शब्द का क्या अर्थ। इस क्वेश्चन को ना हम यहां से समझ लेंगे, इस व्याख्या से। क्या लिख के दिया गया है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों का निवास। मतलब यह है, मानिए यहाँ कोई गांव है, ये रहा गांव का एक छोटा सा नक्शा, ठीक है ना। यहाँ कोई गांव, तो इस गांव को हम क्या नाम दे देंगे बेटा, हम नाम दे देंगे जनपद। क्या नाम देंगे, जनपद। और ऐसे बहुत सारे गांव थे, देखिए ये रहा गांव ए प्लस ये रहा गांव बी, है ना, प्लस ये रहा गांव सी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ना एम तक गांव। कहाँ तक है बेटा, एम तक गांव। तो इन गांवों का जो समूह होगा, क्या होगा बेटा, जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा महाजनपद, ठीक है ना। अगर कोई एक गांव की बात हो रही है या एक से अधिक बड़े गांव की बात हो रही है, उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम जनपद में रखेंगे। जबकि कई गांव एक साथ एक समूह में संकलित हैं,
तो उसे बेटा हम कहाँ रखेंगे, महाजनपद में रखेंगे। जैसे कि यहाँ व्याख्या लिख कर दी गई है, देखिए जनपद लोगों का निवास स्थान, और महाजनपद क्या बेटा, बड़े राज्य हैं। कुल कितने महाजनपद थे, 16। कितने थे, 16। और महाजनपदों के बारे में जो बात की जाती है वह समय कब है, 600 ईसा पूर्व तक का समय। एक और प्रश्न है यहाँ कि इन महाजनपदों को इनके नाम से कहाँ बताया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना बेटा। और जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ आएगा बच्चा, जैन ग्रंथ में ग्रंथ आएगा भगवती सूत्र, ठीक है। जहां क्या बताया गया है कि 16 महाजनपद है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर तो बड़े आसानी से मिल गया कि महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एक बड़ा राज्य। नगर तो हो नहीं सकता, किला पॉसिबल ही नहीं है। धर्म, धर्म कैसे हो सकता है, तो ये सारे ऑप्शन गलत है और सही ऑप्शन है एक बड़ा राज्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो देखिए इस चैप्टर में सीधे सीधे प्रश्न है बेटा एक कि मगध के, जब हम 3 नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना तो हम इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे बेटा, है ना, कि मगध के शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण बताओ, प्रमुख कारण लिखो। तो यहां से ये तो क्लियर हो चुका बेटा कि पूरे महाजनपद में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था वह कौन सा था बेटा, मगध था। कौन सा, मगध। अब मगध के शक्तिशाली होने के पीछे का रीजन बेटा था भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति और योग्य शासन, दोनों ही चीजें इन्हें बेहद शक्तिशाली बनाती थी, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ कौशल नहीं पढ़ सकते, वत्स, अवंती, ये भी शक्तिशाली थे, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्वाधिक शक्तिशाली, मतलब 4 जो ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया बेटा जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ा है हमने, तो देखिए जस्ट 1 मिनट, है ना। क्या पढ़ के आए बेटा, हम पढ़ के आए हैं कि जो जनपद है, जनपद वह क्या है, जन या लोगों का, लोगों का निवास स्थान, है ना, जहाँ एक समूह या एक से अधिक समूह एक साथ रह रहे हो, उन्हें हम कहाँ रखेंगे बेटा, उन्हें हम रखेंगे जनपद में। और जब कई सारे जनपद संयुक्त तो हो जाए, कई सारे जनपद या ग्राम संयुक्त तो हो जाए, तो उन्हें बेटा हम कहाँ रखेंगे, महाजनपद में रखेंगे। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जन का प्रमुख, जी बिल्कुल नहीं। जन का प्रमुख तो राजा होगा, राजन, राजन या राजा होगा। जन का स्थान और जनता की सभा, सभा भी नहीं है। जनता का धर्म, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, जन का स्थान, जहां लोग एकत्रित हैं, ठीक है ना। व्याख्या क्या दी जा रही है, व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में लिखा है जन मतलब लोग और पद मतलब स्थान, अर्थात जन का निवास स्थान ही क्या कहलाएगा, जनपद कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल की राजधानी किस प्रकार की होती थी। देखिए अब यहाँ इस क्वेश्चन को ना लॉजिकली हम समझ पाएंगे। क्या बात हो रही है, बात हो रही है बेटा महाजनपद। महाजनपद किन्हें कहा गया, महाजनपद कहा गया बेटा राज्यों को, है ना। एनसीईआरटी में यही लिखा है, कई सारे जनपदों का समूह या राज्यों को क्या कहा गया बेटा, महाजनपद कहा गया। अब आप सपोज करो कि बहुत सारे जनपदों का एक स्वामी है, इस स्वामी को हमने नाम दे रखा है राजा। क्या नाम दिया बेटा, राजा कहा है उससे। अब कोई राजा खुले गांव में अपनी राजधानी बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। अगर खुले गांव में अपनी राजधानी बनाएगा तो उसे आए दिन किसका खतरा रहेगा,
आक्रमण का खतरा रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है। केवल किला, है ना। अब केवल किला बना के कैसा रहा जा सकता है। मानिए महाजनपद की राजधानी में ना 10,000 लोग निवास कर 10,000 लोग निवास कर रहे हैं ना। अब हम उस समय की बात करें तो वहां ना तो राजा ही और ना ही राजा के अलावा उनके कारीगर या उनके महल और भवनों को निर्माण करने वाले शिल्पकार ऐसे बिल्कुल नहीं थे जो इतने विशाल काय किलों का निर्माण कर पाए। ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केवल किला बनाया जाता, इस ऑप्शन को मैं आगे लेके चलता हूँ। मान लो कि महाजनपद काल में राजधानी को देखते हुए केवल किला बनाया जा रहा है, तो ऐसा किला कैसे पॉसिबल होगा जहां 10,000 लोग निवास कर, नहीं होगा पॉसिबल। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब क्या कह रहे हैं, केवल खेत और चारागाह। सोचिए आप, आज भी जो राजधानी होती है ना, किसी भी राज्य की कोई राजधानी है तो वह कैसी होगी, सर्वाधिक विकसित होगी, होगी या नहीं। तो अब समझिए आप, कोई राजा अपनी राजधानी ऐसी बनाएगा जहां केवल खेत और चारागाह हो, जी बिल्कुल नहीं बनाएगा। फिर कैसी बनाएगा, वह अपनी राजधानी ऐसी बनाएगा कि वह मजबूत हो, ठीक है ना, संरक्षित रहे। जैसे यहाँ लिख के दिया है, दीवार और किलों से घिरा नगर, मतलब ऑप्शन नंबर बी यही तो है। व्याख्या में लिखा है कि राजा अपनी राजधानी को दीवारों से सुरक्षित कर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि राजगृह किस महाजनपद की राजधानी थी। तो देखिए समझिए आप, सबसे पहले तो ना बात होती है बृहद्रथ और जरासंध की, है ना। किनकी बात होती है बेटा, बृहद्रथ की और जरासंध की। पर इन्हें ना ऑफिशियली राजा घोषित नहीं किया गया मगध का। ये दोनों ही मगध के शासक थे, पर ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली थे। तो मगध का ऑफिशियली शासक जो बना वह था हर्यक वंश का। किस वंश का बेटा, हर्यक वंश का। कौन बना, बिंबिसार बना, ठीक है ना। तो बिंबिसार, उदयन, अजात शत्रु, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, फिर उदयन। ये जो शासक थे ना, ये जो राजधानी की बात हो रही ना, राजगृह, यह राजधानी रही किसके समय में, यह राजधानी रही बेटा हर्यक वंश के समय, ठीक है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राज्य, ठीक है। तो समझ आ ही गया होगा, उसके बाद राजधानी कहाँ पहुंच गई थी, पाटलिपुत्र पहुंच गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन है बेटा कि मगध का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन। तो देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन में सम्राट अशोक होता तब हम नो डाउट आंसर किसे लगाते, सम्राट अशोक को लगाते। पर यहाँ ऑप्शन क्या है, देखिए अजात शत्रु, जी बिल्कुल नहीं। बिंबिसार, यह भी नहीं। महापद्मनंद था, कुछ हद तक था, पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा विख्यात कौन था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। जिसने क्या किया, देखिए यहाँ लिख के दिया गया है व्याख्या में, क्या लिखा कि यद्यपि बिंबिसार और अजात शत्रु भी प्रसिद्ध थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को कहाँ पहुंचाया, अलग ही उपलब्धियों पर पहुंचा, ठीक है, अलग ही उपलब्धियों पर पहुंचा है। क्लियर है। तो आप नो डाउट हम क्या लिख पाएंगे कि मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है। वैसे तो अशोक अगर ऑप्शन है, और अगर ऑप्शन नहीं है तब आंसर क्या होगा बेटा, तब आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पंच चिन्हित सिक्के किस काल में प्रचलित हुए। देखिए मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करता, अगर मैं ये पिक्चर यहाँ एड ऑन नहीं करता ना तो आप सिक्कों को समझ ही नहीं पाते। ये सभी वे सिक्के हैं जो कि महाजनपद काल में चलाए गए। जैसे कि यहाँ देखिए गांधार कॉइन्स, गांधार में इस प्रकार के सिक्के चलाए जाते, ठीक है ना। कब चलाए जाते थे, 300 बीसी से 600 बीसी के बीच में, या 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में, ठीक है ना। ये यहाँ एरर है, ये एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के कॉइन्स, ये रहे मगध के कॉइन्स, ये पांचाल के कॉइन है, और ये कुरु महाजनपद के कॉइन। इन्हीं सभी कॉइन्स को, इन्हीं सभी सिक्कों को क्या नाम दिया गया,
पंच चिन्हित सिक्के। तो फिर इनका आंसर क्या होगा? ये सारे सिक्के कब चलाए जा रहे हैं? ये सभी सिक्के बेटा चलाए जा रहे हैं महाजनपद काल में। तो इनका आंसर भी क्या होगा? महाजनपद काल होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषकों को राजा से किस रूप में कर, या कृषक राजा से किस रूप में कर वसूल? समझिए, जो राजा होता था ना, राजा वह किसानों से दो तीन तरह से कर लेता था। जैसे कि श्रम से, मानिए राजा को श्रम की आवश्यकता है तो उसने आम जनता से जो श्रम कराया वह एक कर के रूप में आ गया। दूसरा, उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा यह भी है ना। तो राजा श्रम तो कराते ही थे, साथ में उपज हुआ, जैसे हम बोल देते हैं लगान, वह भी तो वसूलते थे। तो दूसरा भी सही है। तीसरे में उपहार, मानिए किसी किसान का कोई बिगड़ा हुआ काम बन गया या उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। कैसी हुई? बहुत अच्छी फसल हुई, तो वह खुशी खुशी राजा को क्या देगा? उपहार देगा। तो इस प्रकार ये तीनों ही ऑप्शन सही है और आंसर सही क्या होगा बेटा? उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बेटा कहा गया है, महाजनपदों में लोहे का प्रयोग किस कार्य के लिए अधिक हुआ? आभूषण बनाने की? जी बिल्कुल, लोहे के आभूषण कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा, गलत। फिर शिलालेख की खुदाई में, ये बात ना हजम नहीं है कि शिलालेख की खुदाई के लिए हम लोहे को खोजेंगे, प्रयोग करेंगे। पूजा पाठ में, पूजा पाठ में क्या ही काम लोहे का। बचा क्या? हल और औजार बनाने में। जब हमने ना इस चैप्टर को बेसिक मोड पे पढ़ रखा था तो हमें बताया गया था कि मगध के शक्तिशाली होने के पीछे का एक और बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि मगध में जो फसल की जा रही है ना, उसकी जो बुवाई है वह सीधे तौर पर किससे की जा रही है? हल से जोत कर। अब इस हल में जो फार लगाया जाएगा, क्या बोलते हैं बेटा? उसे फार बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे ये हल है आपका, ये हल है, यहाँ एक फार लगी होगी लोहे की जो जमीन को खोदने का काम करेगी। ठीक है ना? समझ में आया बात? तो फिर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हल और औजार बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कहा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए, अगर कोई लिख कर दे रहा है कि मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, केवल मौर्य साम्राज्य, कंफ्यूज करने के लिए लोग लिख देते हैं। ये डिफरेंस समझना होगा आपको कि अगर मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी है, नो डाउट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। और अगर संपूर्ण मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी, ठीक है ना बेटा, पूरे मगध साम्राज्य की अगर प्रारंभिक राजधानी है तो फिर हम आंसर लगाएंगे बेटा जी राजगृह। ठीक है, क्या लगाएंगे? राजगृह लगाएंगे। ना तो बेटा हम लगाएंगे तक्षशिला, ना उज्जैनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, अशोक के शिलालेख डिपेंड करते हैं ऑप्शंस कि ऑप्शंस क्या। देखिए यहाँ ऑप्शन है संस्कृत, हो सकता है जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। फारसी, यह भी नहीं हो सकता। उर्दू, यह भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या? बचा प्राकृत। आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में किस टॉपिक को लेकर बात की गई है? तो अगले क्वेश्चन में बेटा बात की गई कि नगरों के व्यापारी और शिल्पकार संगठनों को क्या कहा जाता है ना। जैसे नगर में जो व्यापारी थे बेटा, नगर में क्या थे? व्यापारी। और कौन थे? और थे शिल्पकार। ठीक है ना? नगर व्यापारी थे और शिल्पकार थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो देखिए यहाँ श्रेणी या गिल्ड, क्या कहते थे बेटा? इन्हें कहा जाता था श्रेणी। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त काल की प्रसिद्ध शिक्षा संस्था, हाँ इसे समझना होगा। देखिए बख्तियार खिलजी, नाम याद आ ही गया होगा आपको।
बख्तियार खिलजी। इसके द्वारा क्या किया गया? तो बेटा इसके द्वारा किया गया किसका विनाश? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है ना? अब क्यों किया गया था? तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय बेटा बनवाया गया कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है ना? गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए थे। आंसर क्या हो गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस काल में सिल्क रूट व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो इसके लिए हमें समझना होगा बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री के थोड़े से कॉन्सेप्ट को। देखो सिल्क रूट की जब बात हो रही है ना, तब यूरोप में, समूचे यूरोप में लोगों में होड़ लगी हुई। किसकी होड़ थी बेटा? होड़ थी रेशमी वस्त्रों को खरीदने, रेशमी वस्त्रों। ठीक है ना? और इन रेशमी वस्त्रों का केवल एक ही उत्पादन करता, उत्पादन करता जो था ना बेटा वह एक ही था। और वह एक कौन था? है ना? यह भी तो प्रश्न है कि वह एक कौन था। तो वह एक था बेटा जी चीन। हाँ। और इसी समय जबकि यह घटना घटित हो रही है, तत्कालीन समय में भारत के एक बड़े भाग में किसका साम्राज्य था? कुषाण शासक। ठीक है ना? तो इन कुषाण शासकों ने क्या काम किया बेटा? इन्होंने ना यूरोप से जो यात्री चीन जा रहे थे, चीन के यात्रियों से मिलने, उन्होंने बीच में एक बैरियर लगा। ठीक है ना? एक बीच में बैरियर लगा दिया कि अब अगर यहाँ से आप इस ओर जाएंगे तो पहले आप यहाँ टैक्स पे करें। ठीक है? और वही टैक्स किसने लिया? कुषाण काल के राजाओं द्वारा लिया गया। यही कारण है कि इस समय से भारत को क्या कहा जाने लगा धीमे धीमे? भारतीय सोने की चिड़िया। ठीक है ना? और ये सारी घटनाएं किस राजवंश या किस शासन काल में हुई? तो कुषाण काल में हुई। ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना? जन और ग्राम किस प्रकार जुड़े हुए? तो देखिए जन व ग्राम दोनों ही कैसे जुड़े हुए हैं? जन परिवार से जुड़ा होता है, और परिवार किससे जुड़े होते हैं? परिवार रक्त से या खून से जुड़े होते हैं, यही है ना? जबकि ग्राम किससे जुड़ा होता है? जन से, और जन परिवार से। परिवार यहाँ समझ में आया बात? तो हम यहाँ ऑप्शन में क्या लिख पाएंगे कि रक्त संबंध द्वारा। ठीक है ना? यही होगा आंसर। क्या होगा आंसर इसका? कि जन और ग्राम किस प्रकार जुड़े हुए हैं? जन और ग्राम रक्त संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़, अगले क्वेश्चन में बेटा महाजनपदों में कर संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए बात समझिए। आप सपोज करिए कि आप है राज्य, और आपको एक राज्य का संचालन करना। ठीक है? तब आप राज्य के संचालन के लिए क्या करेंगे? तो समझिए राज्य के संचालन के लिए आप धर्म अनुष्ठान करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? कर संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म अनुष्ठान करना? जी कभी नहीं। कर इसलिए वसूले ही नहीं जाते थे कि धर्म अनुष्ठान कर दिए। सेना और प्रशासन को चलाना? जी बिल्कुल, क्योंकि सेना और प्रशासन जब चलेगा ना, तभी तो कोई जनपद, महाजनपद या कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र अपनी तरक्की कर पाएगा। ठीक है ना? एक और पॉइंट है व्यापार विस्तार, यह गलत है। शिक्षा, यह भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सही ऑप्शन होगा सेना और प्रशासन चलाना। राजा कर वसूल कर सेना का पोषण और प्रशासन चलाता था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि उपज कर उपज का छठा हिस्सा होना चाहिए? अच्छा, इन सारी बातों का जिक्र ना आपको कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा अर्थशास्त्र में। ठीक है बेटा? कहाँ मिलेगा? अर्थशास्त्र से। कैसे? देखिए बात क्या रही, बात रही किसने कहा था कि कर उपज का छठा हिस्सा है। और जब अर्थशास्त्र में मिलेगा तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? अर्थशास्त्र बेटा जी लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहला ही, कौटिल्य। देखिए लिख के दिया गया है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने भूमि कर को उपज का छठा हिस्सा
बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विसिट, विसिटी किस काल में प्रचलित थी? तो यह श्रम सेवा से, जो कृषकों से जो श्रम सेवा ली जा रही थी ना बेटा, कृषक जो श्रम सेवा दे रहे थे, उसी श्रम सेवा को क्या कहा जाता है? विसिटी कहा है। ठीक है, और यह घटना कब घटित हो रही थी बेटा? यह घटना घटित हो रही थी मौर्य काल में। ठीक है ना। आगे, आगे क्वेश्चन है बेटा, महाजनपद काल में नगर किस कारण प्रमुख बने? तो इनके प्रमुख बनने के पीछे का कारण क्या था? इनके बनने का कारण था कृषि और उत्पादन। अब कोई भी नगर युद्ध के लिए तो प्रसिद्ध होगा नहीं, ठीक है ना, केवल किला के लिए नहीं होगा, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जी बिल्कुल नहीं, तो फिर किसके लिए होगा? कृषि और व्यापार के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे बसता? याद रखना होगा, फैक्चुअल डाटा है, किसके किनारे? गंगा के। अब रीजन क्या है, गंगा के ही किनारे क्यों बसा है? तो बेटा जी देखिए, यही तो है ना, इसी ओर तो है पाटलिपुत्र, और गंगा जो निकली है वो यहीं से तो आई है बांग्लादेश में गिरने के लिए। तो यहाँ जो नदी है वो है क्या है? गंगा है ना, और उसकी सहायक हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? गंगा किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि अधिशेष से क्या था? ये ना टर्मोलॉजी है बेटा। हाँ, जैसे इंग्लिश में मीनिंग्स होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, एक शब्दावली की मीनिंग है, जैसे हमें डिकोड करनी है। कृषि अधिशेष यही है ना, नीचे पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिख कर दिया गया है। यहाँ लिख कर दिया गया है कि जब उत्पादन जरूरत से अधिक होता है तो उसे कृषि अधिशेष कहते हैं। समझिए, सबसे जबकि हम बात कर रहे हैं तत्कालीन उस समय में, कृषि ना जीविकोपार्जन के लिए, है ना, किसके लिए था बेटा? जीविकोपार्जन के लिए, जिससे उनका पेट भर सके। ठीक है, तो जब उनने ना फसल को ज्यादा प्राप्त कर लिया तो उसे वह कहाँ रखते थे? कृषि अधिशेष में रखते। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, देखिए यहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय की बात की जाएगी बेटा जी, और जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र की बात की जाएगी। किसकी बेटा? भगवती सूत्र की। इन दोनों में ही, इन दोनों में ही कुल कितने महाजनपद बताए गए? 16 बताए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो देखिए यहाँ लिख के दिया गया कि अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, और उत्तर पश्चिम भारत के जो शिलालेख है वे खरोष्ठी लिपि में। तो आंसर क्या होगा बेटा? खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों ही होंगे आंसर। क्या होगा? खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों ही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र, यह तो अभी किया था, देखिए पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। कभी कभी क्या है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए पुराने नाम लिख देता है। ठीक है, तो इसका आंसर नो डाउट क्या होगा? गंगा होगा। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं कि जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छी तरह समझ आए, है ना। इसीलिए मैं इन्हें एनालिटिकल लेके आया था, कि क्या होता है कि मैं केवल ऑप्शन बताऊं और टिक कर दूं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आपके दिमाग में रहेंगे, उसके बाद आपके दिमाग से निकल जाएंगे। और जब किसी भी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपकी बेसिक और एमसीक्यू दोनों एक ही साथ हो जाते। ठीक है ना। तो वीडियो मेरा कंप्लीट मैंने कर दिया, अब आशा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन बड़ी बारीकी से समझ आ गया हो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मेंशन करेंगे। जैसे नेक्स्ट जब पार्ट 2 बनाऊंगा ना मैं एमसीक्यू का, इस चैप्टर को लेके, तो वहां आपके उस डाउट, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता। ठीक है, तो बने रहिए निरंतर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। हम्म।